अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ मुनीब वासिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज ना हम अदब के उस पहलू पर गौर करेंगे जो मुआशरती इक़दार और अखलाकियात का अक्स पेश करता है, और ये भी जानेंगे कि आज अदब कैसे हमारी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकता है। एक बात तो तय है कि अदब जो है वो मुआशरती तब्दीली का एक बड़ा ज़रिया है, और हम उसके ज़रिए बहुत से मसाइल से निकल भी सकते हैं, क्योंकि अदब महज अल्फाज का मजमुआ नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा आईना होता है जिसमें मुआशरे की तस्वीर देखी जा सकती है। और हर कौम का अदब उसकी सकाफ़त, उसकी रिवायात और उसकी अखलाकियात के मुताल्लिक़ बताता है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो तहज़ीब है वो हज़ारों साल पुरानी है, और इसमें मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के रंग भी पाए जाते हैं, और हमारा अदब उस सब का बाखूबी इजहार भी करता है। इसमें हमें वो तमाम पहलू नज़र आते हैं जो हमारे मुआशरे की सच्चाइयों को, मुश्किलात को और ख़ुशियों की तर्जुमानी भी करते हैं। हमारे मुआशरती मसाइल, ख़्वाह वो ग़ुरबत हो, नाइंसाफ़ी हो या फिर अखलाकी पस्ती हो, अदब के ज़रिए ना सिर्फ उन्हें उजागर किया जा सकता है बल्कि उनके हल की तजावीज़ भी पेश की जा सकती है। मसलन बानो कुद्सिया की वैसे तो बहुत सारे नावल्स हैं, बहुत सारी तसानीफ़ हैं, लेकिन एक उनका नावल जो कि राजा गिद्ध के नाम से आपको मार्केट से भी मिल जाएगा, जिसमें हमारे मुआशरती रवैयों और अखलाकी ज़वाल की बेहतरीन मिसाल उसमें हमें मिलती है। और इसी तरह और भी बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जो आपको मिल जाएंगी ईज़िली। ताहम हमें अदब पढ़ना चाहिए और अपनी ज़िंदगियों का में इसको शामिल करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारा शऊर तरक्की पाता है और हम एक अच्छे शहरी बनते हैं, और ये हमें वो नज़र देता है जिससे हम अपने मुआशरती इक़दार और अखलाकियात को परख सकते हैं। एक तरफ हमें अदब में मोहब्बत, भाईचारे और इसार की कदरें नज़र आती हैं, तो दूसरी जानिब हमें बदउनवानी, जुल्म और नाइंसाफ़ी की दास्तानें भी मिलती हैं। और ये वही मसाइल हैं जिनका सामना हमारे मुआशरे को डेली अपनी ज़िंदगी में करना पड़ता है, और इन तमाम बातों का मकसद एक ही है कि हमारे हर शहरी को किताब पढ़ने की आदत लग जाए, और हम भी बैरून ममालिक की तरह अपना वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि आते जाते जब भी आपको मौका मिले वही किताब लेकर पढ़ना शुरू कर दें। सच कहूँ ना तो ये हमारे मुल्क और कौम को तब्दील करने का एक बेहतरीन ज़रिया बन सकता है। यकीनन अदब एक ऐसा रास्ता भी है जो हमें बेहतर मुआशरती इक़दार और अखलाकियात की तरफ भी लेकर जाता है, और हमें अपने अदब की कदर भी करनी चाहिए। और उसकी कदर यही है कि हम उसे पढ़ें और उसे आगे बढ़ाएं, ताकि ये ज़िंदा रहे और हमारे मुस्तक़बिल के लिए एक रोशन का मीनार भी साबित हो। तो क्योंकि अदब हम किसी ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रोफेसर से जाके सीखें, या बहुत बड़ी बड़ी आपको किताबें आप लेंगे, वॉल्यूम्स लेंगे उनके, तभी आपको जाके अदब मिलेगा। आप किसी छोटे बच्चे से भी अदब सीख सकते हैं, आप किसी अनपढ़ से भी अदब सीख सकते हैं, आप किसी गरीब आदमी से भी अदब सीख सकते हैं। अदब का मयार पैसे, दौलत, अमीरी से नहीं है। अदब का मयार जो है वो इंसानियत से है, कि आपके अंदर जो इंसान बसता है वो कितना ज़िंदा है, आपका ज़मीर कितना ज़िंदा है, इससे अदब का ताल्लुक़ है। तो इसलिए कभी भी अपने अंदर का जो इंसान है या अपने अंदर का जो ज़मीर है उसको मरने नहीं देना चाहिए। उसको ज़िंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ हमें ज़रूर करना चाहिए, अपने लिए भी और इवन दो कि सोसाइटी के लिए भी। तो ये हमारा आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अभी आगे बढ़ते हैं जनाब। तरह तरह के खाने खाना किसको पसंद नहीं होता, और तकरीबन हर वो शख्स जो कि सेहतमंद हो वो चाहता है कि नए नए खाने खाए जाएं, और आम तौर पर लोगों ने कुछ अच्छा खाना खाना हो तो वो जो गोश्त की बनी हुई डिशेज़ होती है ना वही खाना पसंद करते हैं। और तमाम किस्म के गोश्त जहाँ बहुत सारे फ़वाइद रखते हैं, वहीं उनके कुछ नुकसानात भी हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम सुर्ख गोश्त यानी कि रेड मीट की बात की जाए, जो कि आम तौर पर हमारे यहाँ बड़े
बड़े शौक़ से खाया जाता है। और अगर बड़े गोश्त की बात की जाए और इसमें जायके और ग़िज़ाइयत में भले ही ये कितना ही अच्छा क्यों ना हो, मगर इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आम तौर पर जो रेड मीट होता है वो गाय, भैंस या फिर दुम्बे के गोश्त को कहा जाता है, जो कि ग़िज़ाइयत में प्रोटीन, आयरन और जिंक से भरपूर होता है। और साथ ही साथ जो रेड मीट होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और फैट्स भी बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अगर कोई शख्स रोज़ाना महज 50 ग्राम प्रोसेस्ड गोश्त का इस्तेमाल करे तो उसको बड़ी आंत के कैंसर के चांसेस 18% से भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो रेड मीट खाने के कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसानात हैं, उस हवाले से आज हमने जानना है। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में कोमल ज़ाकिर मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। कोमल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कोमल, रेड मीट के हवाले से हमने बात करनी है। रेड मीट के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, हमें तो पता है कि जी रेड मीट खा लें उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें जी बहुत सारा प्रोटीन भी है और उसमें आपको गुड फैट्स भी मिल जाते हैं, मतलब एक भरपूर ग़िज़ा के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है कि जो प्रोटीन है जिसमें रेड मीट है वो एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसमें जिंक है, आयरन है, विटामिन B12 है। बट अगर हम इसको मॉडरेशन में नहीं लेते और इसको हम रोज़ खाना शुरू कर देते हैं तो इसके नुकसानात भी हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें 100 ग्राम अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं या रेड मीट ले रहे हैं तो उसमें तकरीबन 15 ग्राम फ़ैट का कंटेंट है, कोलेस्ट्रॉल है, तो वो हमारे लिए बहुत सारी बीमारियां भी हमें कॉज कर सकता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर फ़ैट्स की मिकदार भी ज़्यादा है। इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाकी अपनी डाइट से नहीं मिल रही होती और वो हम मीट से ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल हो सकती हैं इसके? अच्छा, बाकी डाइट के अंदर जिस तरह हम दालें कहते हैं उसके अंदर भी प्रोटीन होता है, बट उसके अंदर सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं होते। जो मटन है या बीफ है उसके अंदर सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमें बाकी ग़िज़ा से नहीं मिलते, और ये हमारी खुद बॉडी भी नहीं बनाती। तो 9 ऐसे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही होती और हमें उसे बाहर से लेना पड़ता है। तो बीफ या हम मटन की बात करें उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। और इसमें कितना फ़ैट मौजूद होता है जो कि एक हेल्दी पर्सन के लिए भी अगर वो रोज़ खा रहा होता है तो उसके लिए वो नुकसान जो है उसकी बॉडी के लिए वो नुकसानात कर सकता है। अच्छा, जो एक हम नॉर्मल बंदे को रिकमेंड करते हैं वो वीक में 2 to 3 टाइम्स रिकमेंड करते हैं कि आप इतना बाकी जो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है जैसे दालें हो गई, चिकन हो गया, फ़िश हो गई, वो भी लेना चाहिए, क्योंकि उसमें इतना मिकदार कोलेस्ट्रॉल की या फ़ैट जिसको हम कहते हैं वो नहीं है, ठीक है। तो इसमें यह है कि आप अगर हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा ले रहे हैं, और जो वैसे हमारी डेली की जो हमें लेना चाहिए वो 65 ग्राम्स है, ठीक है। और इसके अंदर 65 ग्राम अगर हम लेते हैं तो 8 ग्राम तक हमारा फ़ैट होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा से ज़्यादा एक्सीड ना करें, क्योंकि जिस चीज़ के बेनिफिट्स हैं उसके नुकसानात भी हैं। तो हर चीज़ की तरह रेड मीट को भी हमें मॉडरेशन के अंदर लेना चाहिए। ठीक है, तो इन लोगों को क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जो हार्ट के प्रॉब्लम है या जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन या फिर कोलेस्ट्रॉल का मसला है, उनको बिल्कुल नहीं रेड मीट खाना चाहिए? नहीं, खाना चाहिए, बट जैसे मैंने आपको कहा डायबिटीज़ भी कॉज करता है और इनडायरेक्टली करता है वो इस तरह के, जब हम लोग बहुत बीफ या मटन वगैरह ले लेते हैं बट हम वर्कआउट नहीं करते, हम वॉक नहीं कर रहे, हम जिम नहीं जा रहे, तो वो ये करता है कि उसका जो जब फैट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता तो वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट, हमारी आर्टरीज में एक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है। तो उसके बाद फिर ये हार्ट डिजीज़ वगैरह कॉज करता है। तो जब भी आपने कोशिश करें कि अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी साथ साथ रखें। नहीं, तो इन लोगों को कितना खाना चाहिए, वो खाएं या ना खाएं जिनको बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ है, मतलब जिनको ये दिल का मसला है, जिनको कोलेस्ट्रॉल या हाइपरटेंशन का मसला है, उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए या थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए? बीफ तो कोशिश करनी चाहिए अवॉइड करें। हाँ, पर मटन ले सकते हैं। बीफ भी अगर आपने लेना है तो वंस अ वीक ले सकते हैं, पर कोशिश करें कि ज़्यादा, क्योंकि बीफ में फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मटन, ठीक है। और अगर आपने बीफ लेना भी है तो फिर उसके लीन कट्स लें। ठीक है, वो लीन मीट का इस्तेमाल करें। उसका जब आप बनवाएं तो उसका जो फैट है उसको आप रिमूव करा दें, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इसको किस फॉर्म में फिर खाना चाहिए? हमारे घर में
ज़्यादातर तो या तो चावलों के साथ खाया जाता है, पुलाव बन गया या बिरयानी बन गई या फिर खाली जो कढ़ाई होती है वो बन गई, लेकिन इसका बेहतर इस्तेमाल क्या है? अच्छा, कुकिंग मेथड जो है ना वो बहुत मैटर करता है। अब आजकल आपने जैसे स्टार्टिंग में बात की कि कोलोन कैंसर का ये एक बाइस बन रहा है आजकल। हम जो यंगस्टर्स हैं वो बारबेक्यू कर रहे हैं, जो जब कोल के साथ बीफ या मीट आपस में जब उनका रिएक्शन होता है तो वो फ्री रेडिकल्स क्रिएट करता है, जो कि अगर हम लंबे अरसे तक लेते रहें और उसके साथ हम वेजिटेबल्स नहीं ले रहे या हम वर्कआउट नहीं कर रहे या रोज़ हम बारबेक्यू ही खा रहे हैं स्पेशली बीफ का, तो वो फिर हमें कोलोन कैंसर करता है। अच्छा, ये कैंसर करता है? बिल्कुल। ठीक है, मतलब जो अगर आप रोज़ाना खा रहे हैं और अगर बारबेक्यू की फॉर्म में खा रहे हैं तब जाके ये आपको कैंसर कॉज कर सकता है। अगर हम नॉर्मल जो है वो ले रहे हैं, यानी अगर जिस तरह हमारे घरों में हम फ्रेश मीट लेते हैं, सालन वगैरह बनता है, वो ठीक है। बट अगर बारबेक्यू ले रहे हैं, क्योंकि जब कोल का और मीट का आपस में रिएक्शन होता है तो वो जो है फ्री रेडिकल्स क्रिएट करता है और वो फिर कैंसर कॉजिंग है। ठीक है, तो इसको फिर किस फॉर्म में लेना चाहिए? एक तो बारबेक्यू की फॉर्म में नहीं खाना चाहिए, फिर किस फॉर्म में खाएं? नॉर्मल जैसे आप कह रही हैं पुलाव है तो वो आप वंस अ वीक ले सकते हैं, बट उसमें भी आपने कोशिश करनी है कि ये मेजरमेंट कर लें या आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि 65 ग्राम से ज़्यादा ना हो। ठीक है। अच्छा, इसको किस तरह पकाना चाहिए? कहते हैं कि जी हाई फ्लेम पे पकाएंगे, जिस तरह हम लोग बाकी अगर सब्जियों को ज़्यादा भूनते हैं, हाई फ्लेम पे पकाते हैं, तो बाकी डॉक्टर्स या न्यूट्रिशंस कहती हैं कि जी इसकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो ख़राब हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं जितना ज़्यादा हम इसको भूनते हैं, पकाते हैं। और सेम एग्जैक्ट हम इसके साथ भी ये करते हैं कि गोश्त भी हम भून के पकाते हैं, तो क्या इसके अंदर भी जो इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एवेपोरेट या ख़त्म हो जाते हैं? नहीं, इस तरह नहीं है कि हम बीफ को अगर हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं तो वो एक प्रॉपरली बनेगा नहीं, ठीक है। तो उसको तो हमें लो फ्लेम पे ज़्यादा देर के लिए रखना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, हमारे साथ कोमल जाकिर मौजूद थी और हमें रेड मीट के हवाले से बता रही थी कि किसको कितना खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। कोमल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जनाब, डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक मर्ज़ है जो इस वक्त दुनिया भर में एक वबा की तरह फैल रहा है। हम जो भी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं ना, इसका बेशतर हिस्सा ग्लूकोज़ या फिर शुगर में तब्दील हो जाता है, जिसे हमारा जिस्म एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। और डायबिटीज़ का मर्ज़ लाहक होने की सूरत में खून में ग्लूकोज़ की सतह आम मामूल के मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है और आम तौर पर डायबिटीज़ की दो इकसाम की शक्ल में लाहक होती है। डायबिटीज़ टाइप 1 है और डायबिटीज़ टाइप 2 है। असल सवाल यहाँ पे ये है कि दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, और इसी पर आज हमने बात करनी है कि शुगर के मर्ज़ में जो नॉर्मल इंसान है वो कैसे मुब्तला होता है और क्या शुगर का शिकार मरीज़ नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है कि नहीं गुजार सकता। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मुनीर अहमद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागल हॉर में। कैसे हैं आप? थैंक यू। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ जो कि पूरी दुनिया में, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसा मर्ज़ है जो कि फैलता जा रहा है और लम्हों में, मिनटों में, सेकंड्स में जो है ना ये फैल रहा है। तो टाइप 1, टाइप 2 दो डायबिटीज़ की इसकी टाइप्स हैं। इसमें से इनमें फ़र्क क्या है? बड़ा स्लाइटली सा फ़र्क है लेकिन लोगों को समझ नहीं आता क्या फ़र्क है इनमें। जी, इंसानी जिस्म में मैदा के पीछे लबलब है जिसमें अल्फ़ा सेल और बीटा सेल्स होते हैं। अल्फ़ा सेल और बीटा सेल्स हमारे जिस्म में इंसुलिन और ग्लूकागॉन पैदा करते हैं कि जो हमारे खून के अंदर शुगर की मिकदार को, ग्लूकोज को 80 से लेकर 120 मिलीग्राम डेसीलीटर तक रखते हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और जिससे हम अल्टीमेट सारा जिस्म एनर्जी हासिल करता है। अच्छा, जब ये फॉल्ट आ जाता है अल्फ़ा सेल बीटा सेल में और इंसुलिन नहीं पैदा हो रही होती, पैदाशी तौर पे डिफेक्ट होता है, तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ है। ओके। कि जिसमें खून की में शुगर की मिकदार ज़्यादा हो जाती है कि वो कंट्रोल नहीं हो सकती, कि इंसुलिन पैदा ही नहीं हो रही, पैदाशी नुक्स है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। और टाइप 2 डायबिटीज़ है कि वो हम अडल्टहुड डायबिटीज़ है कि जिसमें हम बाद में हमें शुगर जिस्म में ज़्यादा होने की वजह से डायबिटीज़ हो जाती है और वो मल्टी फैक्टोरियल है कि जैसे ओबेसिटी हो, बंदा बहुत ज़्यादा मोटा हो, उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल सीडेंटरी हो या उसके खाने पीने की आदत ऐसी हो कि वो शुगर ज़्यादा खाता हो, हाईली रिफाइंड चीज़ें लेता हो, तो उसमें
फिर जो अडल्ट में एक्वायर्ड है, बाद में होती है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, और जो पैदाइशी तौर पर होती है वो टाइप 1 डायबिटीज़ है, और उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 में इंसुलिन पैदा नहीं हो रही होती, लबलबा पैदा ही नहीं करता, उसके सेल्स ही नहीं होते पैदाइशी तौर पर होता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें इंसुलिन या तो कम पैदा हो रही होती है, या वो जिस्म में जाके कॉम नहीं कर रही होती, या जो रिसेप्टर्स है जहाँ जाके कॉम करना होता है वहाँ पे जाके वो रिसेप्टर से अटैच नहीं हो रही, या हमारा इनटेक इतना ज़्यादा है कि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि इतनी पैदा नहीं होती। अच्छा, अब इंसुलिन का भी इसमें बड़ा एक मिथ्स भी हमारे सामने आती, बहुत से लोग कहते हैं कि जी लास्ट स्टेज पर जाके इंसुलिन लगानी चाहिए, पहले नहीं लगानी चाहिए। तो क्या फर्स्ट जब आपको पता चले कि आप डायबिटिक हैं या फर्स्ट स्टेज पर हैं, तो क्या दोनों टाइप्स में इंसुलिन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, या इंसुलिन कब इस्तेमाल करनी चाहिए? ये मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शंस जो है ना, और यही बीमारी के ज़्यादा फैलाव और ख़ासकर उसकी कॉम्प्लिकेशन और उसकी वजह से बाकी बीमारियां जैसे हार्ट अटैक जैसी कॉम्प्लिकेशन होने का सबब है। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो पैदाइशी होती है उसमें तो हमारे जिस्म में इंसुलिन पैदा हो ही नहीं रही, और वो इंसुलिन हमने लेनी है, वो कुदरती चीज़ हमारे जिस्म के अंदर है। और टाइप 2 में हमें उसके बाद ओरल मेडिसिन भी हैं जो हमें लेनी होती हैं। अगर हमारी शुगर उनसे कंट्रोल हो रही है, कम लेवल पे है, तो वो लाजमी है। अगर कंट्रोल नहीं हो रही तो हमें इंसुलिन लेनी चाहिए, हमें इस मिथ को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये तो बीमारी इस वजह से है कि हमारे जिस्म में इंसुलिन या कम पैदा हो रही है, या डिफेक्टिव पैदा हो रही है, या असर नहीं हो रहा। तो ये तो हमारे एक जिस्म का हिस्सा है इंसुलिन, और अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है तो हमें लाजमी लेनी चाहिए। इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये आपको फ़ायदा ही पहुँच जाएगा। बिल्कुल फ़ायदा है। सही। और बहुत से लोग फिर ये कहते हैं कि अगर हमें इंसुलिन लग जाती तो सारी ज़िंदगी फिर ये इंसुलिन के साथ ही हमें गुजारा करना पड़ता है। नहीं, इंसुलिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें लोग इंसुलिन से और ओरल मेडिसिन से भी रिवर्ट हुए हैं। तो ये आपने सही कहा कि ये है तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, लेकिन ये प्योरली लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अच्छा, खास तौर पर टाइप 2 जो है। हाँ, हम अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के ज़रिए हम अपने मोटापे को कंट्रोल करके, एक्टिव लाइफ गुजार के, अपनी डाइट को मैनेज करके और इसकी मॉनिटरिंग करके इसको हम रिवर्ट कर सकते हैं। इंसुलिन पे चले जाएं, इंसुलिन से हम ओरल पे आ सकते हैं, ओरल भी कम से कम, इवन कुछ लोग उसको भी छोड़ सकते हैं कि सिर्फ वो कंट्रोल किया उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को और अपनी एक्सरसाइज को, उससे उन्होंने मुकम्मल तौर पे इसके कंट्रोल कर लिया। लेकिन इवन देन इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब शुगर लेवल 140, 50, 60 पे होता है ना, तो उसमें हमारे बॉडी में इतने साइन सिम्टम्स नहीं होते, अलार्म नहीं जनरेट होता। जब अलार्म जनरेट नहीं होता तो एक स्टेज पे हमें जाके पता चलता है कि जी हमारे गुर्दों पे असर हो गया, आँखों पे असर हो गया, दिल पे असर हो गया। तो वो लो लेवल जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि जिस बॉडी में अलार्म नहीं जनरेट हो रहा होता। अच्छा। रेगुलर मॉनिटरिंग भी ज़रूरी है, और हमारी एक्सरसाइज भी, डाइट भी, रेस्ट भी, और साथ मेडिसिन भी। अच्छा, अब यहाँ पर ये जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ होती है ना डॉक्टर साहब, ये ज़्यादातर लोग इसको इस तरह लेकर चलते हैं कि जो आपकी फैमिली में रन कर रही हैं तभी आपको हो सकती है। अगर आपकी फैमिली में रन नहीं कर रही हैं, चले डायबिटीज़ की बात कर ली जाए कि अगर आपकी फैमिली में किसी को भी नहीं है, ननियाल में, ददियाल में, किसी साइड पे भी नहीं है, तो ये आपको शायद नहीं हो सकती है। वाकई ऐसा है? ये अगर आपका डाइटरी हैबिट्स या सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, या आप मीठा बहुत खाते हैं, तो ये आपको फिर भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में रन कर रही है या नहीं कर रही। फैमिली हिस्ट्री एक रिस्क फैक्टर है या को फैक्टर है कि अगर आपकी फैमिली में है ना तो आप रिस्क पे हैं, लेकिन अगर आप उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, अपना मोटापा कंट्रोल करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी आप करते रहते हैं, और आपकी डाइट भी कंट्रोल में है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको हो, आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर डाइट कंट्रोल नहीं है और इसी तरह सारी मोटापा है, मतलब मीठा भी खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी नहीं है, तब हो सकती है। वो अगर आपकी फैमिली में फिर भी नहीं है, बिल्कुल वो सारे रिस्क फैक्टर इकट्ठे हो गए ना, क्योंकि हम एक दूसरे को खास तौर पे ये तसल्ली देते हैं ना कि आप हमारी तो फैमिली में नहीं है तो कोई बात नहीं, जो मर्जी खा लो, हमें नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है।
अगर फैमिली में नहीं फिर भी हो सकती है, क्योंकि ये एक्वायर्ड है और मल्टी फैक्टोरल है। बाकी रिस्क फैक्टर जब इकट्ठे होंगे ना तो फिर वो देखिए, जब हम इनटेक ज़्यादा ले रहे हैं, हम अपनी ज़रूरत थी, सही। जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है पूरे जिस्म में हमारी एक्टिविटीज़, सोचने से लेकर फिजिक्स तक की, वो ग्लूकोज ही है। और बॉडी में ये सारे के सारे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स आपस में कन्वर्ट भी हो जाते हैं जब ज़रूरत हो। जी जी। इंसुलिन ग्लूकागॉन के ज़रिए से ना स्टोर्स इनको करते हैं। और जब हम अपनी ज़रूरत से ज़ायद लेते हैं ना तो लाजमी तौर पे उसका ब्लड शुगर में तो ज़्यादा होगा। जब 140 से ऊपर जाएगी तो उसको तो हम डायबिटीज़ कहेंगे और जिस्म को नुकसान भी देगी। अगर फैमिली में नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको नहीं होगी, आपको हो सकती है। हो सकती है अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। अच्छा, दूसरा, अब सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें आपने भी देखी होंगी, मेरी नज़र से भी गुजरी थी। लबलबा जो कि इंसुलिन हमारा प्रोड्यूस करता है हमारे, जिस तरह आपने भी बताया, हमारी बॉडी के अंदर। बहुत से डॉक्टर्स, या आई डोंट नो कि वो डॉक्टर्स हैं भी या नहीं हैं, बहुत सी मैंने वीडियोस इस हवाले से देखी हैं कि जी आप अपना लबलबा ट्रांसप्लांट करा सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है और आपकी इंसुलिन नहीं बन रही है, और जब आप अपना लबलबा चेंज कराएंगे तो वो आपकी जो डायबिटीज़ है वो बिल्कुल रिकवर हो जाएगी। वाकई ऐसा है? जी, टाइप 1 डायबिटीज़ में जब आपकी इंसुलिन पैदा ही नहीं होगी, वो सेल्स ही नहीं है, तो फिर आपको वो ट्रांसप्लांटेशन फ़ायदेमंद हो जाती है। लेकिन जब अगर आपकी इंसुलिन पैदा हो रही है और डिफेक्टिव है और रिसेप्टर्स आपके काम नहीं कर रहे, खासकर टाइप 2 में, तो फिर वो फ़ायदेमंद नहीं है। अगर टाइप 1 में ये फ़ायदेमंद है, इंसुलिन जिसमें नहीं पैदा हो रही। मतलब ये करवा सकते हैं? जी, करवा सकते। ये पाकिस्तान में भी हो रहा है वैसे? जी। ठीक है, लबलबा का जो ट्रांसप्लांट है वो हो रहा है, जो कि टाइप 1 में बेनिफिशियल है, टाइप 2 में बेनिफिशियल नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ख़ासतौर पर अगर आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के हवाले से अगर आपको डायबिटीज़ है, जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाता है। अच्छा, इसमें दोनों में ज़्यादा ख़तरनाक डायबिटीज़ कौन सी टाइप है? दोनों ही हैं, लेकिन ज़्यादा टाइप 1 है। टाइप 1 में तो आपके अंदर एक बेसिक फॉल्ट आ गया ना कि वो आपने इंसुलिन लेनी ही लेनी है। वहाँ उसकी आपकी मेडिकेशन भी ज़रूरी है, आपको ओबेसिटी कंट्रोल भी ज़रूरी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी, आपका डाइटरी इनटेक भी, आपकी रेस्ट भी, वो सब चीज़ें आपने फिर उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को भी मॉनिटर करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए टाइप 1 ज़्यादा ख़तरनाक है। टाइप 2 भी है, इक्वली है कि अगर हम बेपरवाह हो जाएं, उसको कंट्रोल ना करें, तो वो भी हमारे लिए ना सिर्फ सारे जिस्म के लिए, खासकर दिल के लिए, गुर्दों के लिए, जिगर के लिए, आँखों के लिए वो नुकसानदेह हो सकती है। अच्छा, ये जो स्ट्रेस लेवल है हमारे डॉक्टर साहब, ये कितना कॉजिंग इफ़ेक्ट है डायबिटीज़ के हवाले से? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिस्पॉन्स में हमारे बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं जो हमारे शुगर लेवल को ज़्यादा करते हैं। तो जो एक कभी कभी जो स्ट्रेस है वो उसमें तो होता है कि जिस्म उसको कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेस में हम रहते हैं ना तो वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जिससे शुगर लेवल ज़्यादा होता है, बॉडी उसको नीचे नहीं ला सकता, तो वो भी शुगर का सबब है। अच्छा, वो लाइफस्टाइल में शामिल हो जाता है। उसकी वजह से भी आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर आप स्ट्रेस फुल जिंदगी गुजार रहे हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन लाजमी इसका हिस्सा है। अच्छा, टाइप 2 का है कि इसमें ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में रहेंगे, बॉडी के अंदर तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल रिलीज होगा तो आपका शुगर लेवल ज़्यादा होगा और आप डायबिटिक होगे। तो अब लोग कहते हैं कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, हमें पता नहीं है, और इतने हमारे इर्द गिर्द माशी हालात इस तरह के हैं, इकनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं, तो हम तो महंगाई के मारे हुए हैं, और हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हैं, लेकिन हम जो बेसिक्स हमारी इस्लाम की तालीमात हैं उससे दूरी चले गए। नमाज सबसे बड़ा हमारे लिए स्ट्रेस को कम करने का ज़रिया है। अल्लाह पे यकीन, उस पे एतमाद कि वही खालिक मालिक राज़िक है, और फिर अपनी तरफ से कोशिश हो। हम उस पे एतमाद भी नहीं करते और हालात को बेहतर करने की कोशिश भी नहीं करते, और उनमें अपना हिस्सा भी नहीं डालते कि हम बेहतर करें तो हमारे लिए बेहतर होगा, नेचुरली वो चीज़ें हो जाएंगी। वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है ना वो सोसाइटी में, वो रेस में, वो भी कम हो गई है, एतमाद एतकाद भी कम हो गया है, तो उस लाजमी तौर पे वो स्ट्रेस में जाने से ये चीज़ें, बीमारियां भी ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन ये पक्की बात है कि अल्लाह का फरमान है, किसी ने अच्छा किया तो अपने लिए, बुरा किया तो अपने लिए। अच्छा करें, वो ज़रूर अच्छा घूम के आएगा।
बीमारियों से बचाव की शक्ल में आएगा, स्ट्रेस से बचाव की शक्ल में, बेशक, बाकी नेमतों की बेशक। शक्ल में आएगा लाजमी बेशक। तौर पे। बाकी हम सोसाइटी का हिस्सा हैं, एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, जिम्मेदारियों का एहसास होता है, लेकिन नॉर्मल से आगे नहीं जाएं, कोशिश करें बेहतर करने की। अच्छा, दूसरा, अब जैसे पाकिस्तान में भी इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है डायबिटीज़ की, तो इसकी रोकथाम के हवाले से सबको मिलके आपको लगता है कि क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपने ये अच्छा किया कि सबसे बड़ा रोल जो है ना वो मीडिया का ही है, अवेयरनेस, कि हम लोगों को बताएं कि भी ये बीमारी है और ये इसकी रीज़न हैं और ये इससे बचाव है। जी। फिर लोगों का वो रवैया चेंज हो बीमारी के बारे में, कि वो समझें कि जो बीमारी है ना उनका अपना मामला है, उनकी सेहत का है, उनकी ज़िंदगी का है। सिर्फ ये नहीं है कि बीमार हो जाएं और अस्पताल जी। में जाएं, बल्कि वो पहले इंसान होने के नाते अगर वो गर्मी सर्दी इन मौसम से बचता है तो बीमारियों से भी बचाव करे ना। जी। कि ये नहीं कि सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दे तो कभी सड़क पे खड़ा होना ऐसे उस पे छोड़ने नहीं, वो अपनी सेहत का भी ख्याल करे, बेशक। वो देखे क्या चीज़ उसकी सेहत के लिए बेहतर है क्या नहीं है, वो अवेयरनेस उसको दी जाए। सोशल मीडिया बाकी चीज़ों की बजाय इन चीज़ों पे फोकस करे कि जो साइंटिफिक और ऑथेंटिक चीज़ें हैं ना उनको प्रोपोगेट किया जाए मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। और उस अवेयरनेस के बाद हम लाइफस्टाइल चेंज करें। हम अपनी लोगों का, अपनी पॉपुलेशन का, अपने पाकिस्तानियों का उस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर हम कामयाब हो जाएंगे ना तो हमें हर साल ये कार्डियोलॉजी के बड़े नया अस्पताल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। टर्शियरी लेवल अस्पतालों पे इतना बोझ नहीं होगा। सही। और उसमें सबसे बड़ी बात लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की है। इसी को हम चेंज कर दें, अपने रहने का, अपनी रेस्ट का, अपनी डाइट का, अपनी ओपेसिटी का, अपनी एक्सरसाइज का, इन चीज़ों का अपने अंदर वो इत्मीनान लाने का कर देना, तो उससे ये सारी चीज़ें अवेयरनेस से हाँ अगर हो जाए, फिर उसके बाद हम रेगुलर मॉनिटरिंग करें, अपनी मेडिसिन लें, ठीक है। और जो डॉक्टर कहता है उस पर अमल करें, तो हम नॉर्मल ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं, इसको कंट्रोल भी कर सकते कंट्रोल हैं। करके। लाजमी तौर पे ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, सही। डायबिटीज लाइफस्टाइल डिजीज़ है। और अगर आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लेते हैं तो आप इससे भी बच सकते हैं या इसके साथ भी अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। अच्छा, लास्टली मुझे एक और याद आ गया सवाल। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जिनको डायबिटीज़ हैं और बड़ी हाई डायबिटीज़ उनको रहती हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर उन्होंने किसी शादी पे जाना है, कोई अच्छा मील खाना है, उससे पहले कहते हैं जी हम इंसुलिन ले लेते हैं, उसके बाद अच्छा सा खाना खा लेंगे, या फिर खाना अच्छा खासा खा के ड्रिंक भी पी के और उसके बाद इंसुलिन लगा लेंगे तो सारी चीज़ें जो है ना मैनेज हो जाएंगी। ये प्रैक्टिस कैसी है लोगों की? ये इंसान को तो नहीं करना चाहिए, जानवर कर सकता है जिसको अल्लाह ने अकल दिया है, शऊर दिया है और उसको पता भी है। अपने आप को धोखा देने वाली बात है। कहते हैं अच्छा मील खा लें उसके बाद डबल डोज लगा लेंगे कोई बात नहीं। जितने लोग ऐसे शादियों में खाते हैं ना उनके गोलियों के शापर भी इतने बड़े होते हैं। हाँ जी। हमें ख्याल करना चाहिए कि ज़िंदगी बहुत कीमती है और अल्लाह की नेमत है। अपने लिए, औलाद के लिए, कम्युनिटी के लिए हम अपना ख्याल करें कि ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ये इनह्यूमन है कि हम वो दवाई भी ले लें, ऊपर से इतना खा भी लें। नहीं, जितनी जिस्म को ज़रूरत है हम उतना ही खाएं, हैं? अच्छा। और खाओ पियो और असराफ ना करो। वकुलू वशरबू वला तसरफू। हम इतना ज़ाया करते हैं, उन चीज़ों पे नहीं जाते, वो इत्मीनान नहीं आता, तो अंदर भी ऐसा ही फिर होता है। लेकिन नहीं करना ये इस चाहिए। तरह की प्रैक्टिस से उनको उनके मतलब इंटरनली कोई इफेक्ट हो सकता है उनके बाकी ऑर्गन्स को? तबाही का सबब, बीमारी का सबब है, बीमारी को बढ़ाने का सबब है। अच्छा। यानी जिस्म ने तो एक हद तक, आप मोटा सा देखें तो जिस्म ने एक हद तक गर्मी को बर्दाश्त करना है, एक हद तक सर्दी को करना है, ऐसे ही एक हद तक उसने अंदर शुगर को कंट्रोल करना है। इतना ज़्यादा हम ले लेंगे तो जिस्म का जो रिस्पॉन्स है ना वो नहीं रहेगा। सही। वो जिस्म उसको मैनेज नहीं कर सकेगा, जैसे हम गर्मी सर्दी को एक हद तक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं ना उससे थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने की कोशिश करें, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं ताकि डायबिटीज़ जैसे मूजी मर्ज़ से बचा जा सके। हमारे साथ डॉक्टर मुनीर अहमद, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। डायबिटीज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ बिजली के हवाले से बात कर लेते हैं कि बिजली की जो कीमतें हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं और कितना रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ था उसमें ख़ास तौर पर जो सदर हैं मुस्लिम लीग नून के नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने ऐलान किया था कि 2 महीने के लिए आवाम को रिलीफ दिया जाए और 14 रुपये जो बिजली की कीमत है वो कम की जाए। और बहुत से लोग कह भी रहे हैं कि जो हमें आया है बिजली का बिल वो कम आया है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ है उसका। तो ये मिला जुला सा रद्द अमल आवाम की तरफ से हमारे सामने भी आया है और ख़दशा ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि 2 महीने तो रिलीफ दिया जा रहा है लेकिन उसके बाद दोबारा से कीमतों में इजाफ़ा भी होगा। तो क्या सूरत हाल है, कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है, और इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में फ़हाद अमीन मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। फ़हाद, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फ़हाद साहब, एक तो हमने बिजली की कीमतों के हवाले से बात करनी है, दूसरा बिजली चोरी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, उस हवाले से भी बात करनी है। पहले बिजली चोरी के हवाले से बात कर ले। इन्होंने बहुत सारे एक्शंस भी लिए, ऑपरेशंस भी किए बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से, लेकिन उसका कोई एज सच रिज़ल्ट हमें नज़र नहीं आया, बिकॉज बिजली चोरी तो अभी भी हो रही है। तो क्या फ़ायदा हुआ इनके इतने ऑपरेशन क्रैकडाउन्स करने का? देखें, ये बिल्कुल बहुत बड़ा अलमिया है कि ये एक मैस लेवल पे कैंपेन चली थी बिजली चोरी पर काबू पाने की, और इसमें वफाकी हुकूमत इन्वॉल्व थी, पंजाब हुकूमत इन्वॉल्व थी, पंजाब पुलिस, FIA, हर इदारा जो है वो इसमें इन्वॉल्व हुआ था। मगर अजीब सिचुएशन ये है कि ये कोई कच्चा नहीं है जहाँ पर जो है वो डाकू काबू नहीं आ सके। ये लाहौर है और ख़ास तौर पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के जो इसमें इजला आते हैं वो ननकाना है, शेखुपुरा, उकाड़ा और जो है वो कसूर। अब ये देखें, और लाहौर, और इन इलाकों में अगर बिजली चोरी इतने इदारों से काबू नहीं आ सकी तो फिर क्या सूरत हाल होगी। आप खुद ही इससे जो है वो हमारे नाज़रीन भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो बिजली चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं, जो प्रेस रिलीज़ें सामने आ रही हैं लेस्को की तरफ से, उसमें ये नज़र आता है जी आज 500 बिजली चोर पकड़ा गया, आज 450 बिजली चोर पकड़ा गया। अभी भी आप देही इलाकों की तरफ चले जाएँ, वहाँ पर आपको बेतहाशा चोरी नज़र आएगी। ठीक है। और कुछ तो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है वो लोगों को बिल देने की आदत ही नहीं है, वो डायरेक्ट सप्लाई चल रही है उनकी। वाह वाह, क्या बात। ठीक है। और ये तो मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा, मैं लाहौर के कुर्बो जवार की बात कर रहा हूँ। और लाहौर में भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली चोरी होती है और डंके की चोट पे होती है, कोई इनको पकड़ नहीं सकता। FIA देखें, इतना बड़ा इदारा है, FIA की जानिब से जो है वो बड़े दावे किए गए, जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मगर मुझे कोई एक ऐसी बड़ी कार्रवाई FIA भी दिखा दे कि जो उसने बिजली चोरों के खिलाफ की है और बिजली चोरी पकड़ी गई है। होता ये है कि वो शहीदों में नाम लिखाने के लिए ना वो कोई लेस्को की टीम जो है वो कोई बिजली चोरी पकड़ दिया तो FIA आके वो जो एहलकार होते हैं वो कहते हैं यार इस पर हमारा नाम लिख दो। अच्छा, ठीक है ना, ये हमारे तरफ से आप ऐड कर दें। तो मामला ये है कि जब तक सियासी असर और रसूख सबसे बड़ी बात है, ठीक है, सियासी असर और रसूख ख़त्म नहीं किया जाएगा इस महकमे से, उसके साथ साथ जब तक कड़ा एहतसाब नहीं होगा उस वक्त तक जो है वो बिजली चोरी ख़त्म नहीं होगी। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर छोटे मुलाजमीन के ख़िलाफ़ जो है वो बिजली चोरी पर मुकदमात दर्ज करवाए जाते हैं, उन्हें मुलाजमत से बर्खास्त किया जाता है, END रूल के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जबकि END रूल लेस्को के 1 से 16 तक के मुलाजमीन पर अमल दरामद नहीं होता। क्या बात है, लेकिन फिर भी उसके थ्रू ऊपर किया जाता है। हाँ जी, और मगर उनके थ्रू उनको जो है ना वो रिकवरी के चक्कर में और बिजली चोरी के चक्कर में उनको मुलाजमत से निकाला जाता है, वो अदालत जाते हैं, स्टे लेते हैं, और वो जो है वो मुबैना तौर पर जो सुपीरियर हैं जो निकालता है उसे सुपीरियर को पैसे देते हैं और वो जो है वो दोबारा बहाल हो जाते हैं। ये सिचुएशन है यहाँ पर। तो जब तक कड़ा एहतसाब नहीं होगा बिजली चोरी नहीं पकड़ी जाएगी। ठीक है, आप बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएंगी तो बिजली चोरी पकड़ी जाएगी। इस तरह जो है वो बिजली चोरी खत्म नहीं होगी। जितनी एग्रेसिवली इन लोगों ने ये कैंपेन चलाई थी बिजली चोरी के खिलाफ, जो मुहिम चल रही थी, उससे तो यही लग रहा था कि पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस लाहौर में जो है ना बिजली चोरी तो एटलीस्ट नहीं होगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। थोड़े दिन पहले लेस्को के कुछ एहलकार थे, उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब में आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा। उन्हें मुलाजमत से निकाला गया था, 7 लोग वो थे और उनके साथ पूरी सब डिवीजन का अमला था। ठीक है, और उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था जी ये अफसरान जो है वो हमसे खुद
जो है वो बिजली चोरों को छोड़ने के पैसे लेते हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद जो है वो उसके बाद हमें मुलाजमत से निकाल देते हैं। अब आप ये एक अगर इल्ज़ाम ही है तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। बिल्कुल, ऐसे लेस्को को एटलीस्ट कार्रवाई तो करनी हाँ, चाहिए उन लोगों लेस्को के को इस खिलाफ। हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए, और लेस्को अपनी ने कुछ पोजीशन भी वाज़ेह नहीं- करनी चाहिए। नहीं जी, कोई पोजीशन वाज़ेह नहीं है उनकी। अब वो उनका ये कहना था कि जनाब अगर 10 बिजली चोर पकड़ते हैं तो 7 को जो है वो एसडीओ साहब जो है ना वो पैसे लेके कहते हैं इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दे, ठीक सही है है। ना। तो ये सूरत हाल है। देखिए, जब तक पसंद हो नापसंद हो और जो है वो अपने मुफादात के लिए हम ये कार्रवाइयाँ करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, उस वक्त तक जो है वो ये मामला ठीक नहीं होगे। और इस मुहिम में बहुत से ऐसे लोग भी हैं बेचारे जिन्होंने बिजली चोरी नहीं की और वो भी ठीक है, पकड़े गए। उनको भी जो है वो अगर किसी का मीटर डिफेक्टिव है तो उसको भी बिजली चोरी का बिल डाल दिया, ठीक है। अगर किसी का कोई मीटर जल गया है तो खुद डायरेक्ट सप्लाई लगा के, एक लेस्को का रूल है कि अगर आपका मीटर जल गया तो आप एप्लीकेशन आप देते हैं, सही। एक स्टाम्प पेपर देते हैं। मीटर फौरी तौर पर अवेलेबल नहीं है तो वो आपको डायरेक्ट सप्लाई लगा देते हैं। जब तक अच्छा। मीटर नहीं है उस वक्त तक डायरेक्ट सप्लाई चलती है और आपको एवरेज के हिसाब से बिल आ जाता है। सही। ये रूल है है, लेस्को का। मगर कुछ ऐसे सैकड़ों ऐसे कंज्यूमर हैं जिन पर इसी वजह से जो है ना वो खुद बेचारे वो जाके एप्लीकेशन दे के आए, खुद लेस्को एहलकारों ने लगाया, उसके बाद उन पे भी एफआईआर दे दी। यानी कि जो इस मामले में मसला ये है कि जो कसूरवार है उसको सजा मिलनी चाहिए, जी, जो बिल्कुल कसूरवार मिलनी नहीं चाहिए। है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये है कि वो समझ लें कि वो एक ही चक्की में जो है वो गोन और गंदम दोनों पीस रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा मामला ये है कि जब तक आप जो है ना वो अफसरान को, ख़ास तौर पर जो आला अफसरान है उनको बाइख्तियार नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है वो बिजली चोरी वो नहीं बिजली चोरी नहीं रुकेगी। होगी, लेस्को में सही इस है, वक्त ठीक सूरत है। हाल ये है कि आप देखें रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो एसडीओज़ एक्सचेंज तब्दील हो रहे हैं। क्यों तब्दील हो रहे हैं? सियासी सिफारशात। आप देखें हर जो है वो सियासी नुमाइंदा वो कहता है जी हमारी जिस तरह हमारी मर्जी का एसएचओ लगना चाहिए इसी तरह हमारी मर्जी का एसडीओ भी लगना चाहिए। सही। क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिल ही जो है वो उसका क्या नाम है वोट इस वजह से मिलता है। अच्छा, ठीक है ना कि जी जनाब देखो नहीं साड़ी जड़ा ना होता कि ना एसडीओ साड़ी नहीं गल सुनता, ये नहीं करते वो नहीं करते। तो ये सूरत हाल है। जब तक ये कल्चर हमारा ख़त्म नहीं होगा बिजली चोरी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। कड़ा एहतसाब होना चाहिए उन लोगों का भी और जो बिजली चोरी करते हैं उनका भी और जो बिजली चोरी करवाते हैं उनका भी और जो इनडायरेक्टली इसका मुफाद लेते हैं उनका भी, ठीक है ना। इनडायरेक्टली मुफाद कौन लेता है? इनडायरेक्टली अफसरान लेते हैं मुफाद। देखें, एक सब डिवीजन का सारा खर्चा अगर एलएस और वो जो है वो एसडीओ का सारा खर्चा जिस तरह वो कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले, में, हाँ जी, कि जनाब हम एसडीओ का सारा खर्चा हम चलाते हैं तो वो घर से थोड़ी ला के देंगे। क्या वो इस तरह के काम करके वो इस खर्चा तरह के चलाएंगे ना काम उसका। करके लोगों को ब्लैकमेल करके या उनके ऊपर गलत जो है इल्जाम लगा के उनसे या फिर बिजली पैसे- चोरी करवा के या किसी और तरीके से कोई आप एक मीटर सिंगल फेज मीटर ले लें, आपका सिंगल फेज मीटर आम बंदे का नहीं लगेगा जब तक वो मुबैना तौर पर उसको जो है वो जो है वो सिफारिश ना करा पहिए दे नहीं या लगाएगा। पैसे ना दे दे। हाँ जी, पहिए नहीं लगाएगा जब तक अब पहियों वाला टर्म आ गई है ना। जब तक वो पहिए नहीं लगाएगा उस वक्त तक उसका जो है वो सिंगल फेज मीटर नहीं लगेगा। सही है, तो ये क्या बात है। ओवरऑल सिस्टम देखें अजीब सा हो गया है। इस पे कड़ा एहतसाब चाहिए, इस पर जो है ना वो बड़े ये तो हुकूमत ही कर सकती है हाँ और जी। हम लोग सिर्फ आवाज़ ही उठा सकते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से जो कि हम कर रहे हैं। अब आगे जो काम करना है वो ज़िले हुकूमत ने, यहाँ पर हमारी जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने करना है। अच्छा, अब बिजली के जो बिल हैं उसमें कहा जा रहा है कि बड़ा रिलीफ दिया गया मुस्लिम लीग नून की तरफ से और 2 महीने के लिए ये रिलीफ मिला है। लोगों को वाकई मिला है या नहीं मिला? बिकॉज रद्द अमल जो है ना वो डिफरेंट आ रहे लोगों की तरफ से। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, अगर इतना रिलीफ भी दिया, रिलीफ देना तो ज़्यादा रिलीफ देते। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ हमारा बिल कम आया है। देखिए, अगर देखा जाए तो 14 रुपये बहुत बड़ा रिलीफ है। ठीक है, 14 रुपये यूनिट अगर सस्ता हुआ तो एक अच्छा रिलीफ जो है वो 500 यूनिट तक सार्फिन को जो है वो दिया गया। इसमें कोई शक नहीं है, वो आना शुरू हो जाएगा। अभी पंजाब हुकूमत की और जो है वो उसका क्या नाम है जो बिजली की तकसीमकार कंपनी अगर जो पंजाब में आती हैं, ये सिर्फ पंजाब तक की महदूद है रिलीफ। पंजाब हुकूमत के अंडर जो कंपनी आती है जिनमें फेस्को है, लेस्को है, मेपको है, गेपको बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इन तमाम के वो सार्फिन जो 500 यूनिट तक इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा, जो प्रोटेक्टेड नहीं है, जो 500 यूनिट तक यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये रिलीफ दिया जाएगा। और ये अगस्त और सितंबर के बिलों में 2 माह के लिए ये दिया जाएगा और इस हवाले से वर्किंग हो रही है, लेस्को में भी वर्किंग हो रही है। अब मामला ये है कि अब जो हमारे ऊपर इधर अफसरान बैठे हैं, जो इंजीनियर्स बैठे हैं, जो
वजारत में बंदे बैठे हैं, अब उनको ये पता ही नहीं है कि कैसे रिलीफ देना है। अभी वो इस चक्कर में है कि क्या करना है, हमने सारे जो है वो उसका क्या नाम है टैक्सेस शामिल करके रिलीफ देना है, टैक्सेस निकाल के देना है, बुनियादी टैरिफ में रिलीफ देना है, या ओवरऑल एक जो यूनिट कॉस्ट जो है वो बनती है उसके हिसाब से हमने रिलीफ देना है। तो अभी तक तो ये फैसला जो है ना वो जारी है और बैठे हुए हैं अफसरान वही कंफ्यूज वर्किंग अभी तक हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, अभी तक वर्किंग हो रही है। और ये अगस्त के नहीं तो अभी जो बिल आएगा लोगों का, अभी अगस्त का बिल आएगा, तो उसमें क्या रिलीफ मिलेगा लोगों को? हाँ जी, अगस्त के बिलों में रिलीफ मिलेगा। अगस्त और सितंबर के बिलों में लोगों को रिलीफ मिलेगा। अगस्त और सितंबर के बिलों में आएगा। 45 अरब रुपया जो है वो पंजाब हुकूमत इस हवाले से बिजली की तकसीमकार कंपनियों को दे रही है, और उस हवाले से जो है वो अभी वर्किंग जारी है। चंद दिन तक जो है वो इसका मामला फाइनल होगा कि किस तरह रिलीफ देना है, किस तरह जो है वो अगर बुनियादी टैरिफ में रिलीफ देना है या ओवरऑल तमाम टैक्सेस शामिल करके हम फिर रिलीफ देना है, कौन से टैक्सेस निकालने हैं। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि टैक्सेस भी तो आप देखें ना बड़े हैं, अगर 2-3 टैक्स निकाल दे तो 14 रुपये पूरे हो जाते हैं। हाँ। ठीक है ना, फर्दर टैक्स एक्स्ट्रा टैक्स देखे, अब फर्दर भी वही मतलब है, एक्स्ट्रा भी वही मतलब है, लेकिन उन्होंने दोनों डाले हुए हैं। और उसके बाद जीएसटी, ठीक है ना, वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के साथ भी जीएसटी शामिल है, और जो है वो बिल में भी जीएसटी शामिल है। यानी कि आप 40% टैक्सेस हैं बिजली के बिलों में। आप हिसाब लगा लें कि 40%, 60% सिर्फ बिजली की कीमत है, बिजली की कीमत, और बाकी टैक्सेस की बाकी टैक्सेस हैं। तो एक चलिए ये तो एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने कहा है कि 2 महीने के लिए रिलीफ दिया जाएगा लोगों को। अच्छा, 2 महीने बाद क्या बिजली की कीमत बढ़ेगी, या अभी कुछ खदशा ज़ाहिर किए जा रहे हैं बिजली की कीमतों में इजाफा होने के हवाले से, इसमें क्या सच्चाई है? अभी गुज़िश्ता रोज़ की बात है, कल की, कि कल भी आपने खबर देखी होगी कि वो बिजली की तकसीमकार कंपनियां जो हैं उन्होंने जो है वो कीमतों में इजाफा मांग लिया है मुख्तलिफ मदात में। तो ये इस तरह इजाफा मांगते रहे ना इन्होंने मुख्तलिफ मदात में, हमारे लिए तो ये 14 रुपए इधर से निकाल के उधर से 28 ना ले ले, हमें तो ये भी टेंशन है। वो इजाफा करेंगे, 28 रुपए इजाफा करेंगे, उनका वो जो उन्होंने रिलीफ दिया था वो पूरा हो जाएगा। तो ये सूरत हाल होती है। तो हमारे साथ फाद अमीन मौजूद है। फाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अक्सर ना हम जिम जाने वाले अफराद के हवाले से बात करते हैं कि कैसे जिम जाकर आप लोगों ने एक्सरसाइज करके अपना वज़न कम करना है, लेकिन आज हमने बात करनी है कि योगा के हवाले से, कि कैसे हम योगा से अपना वज़न कम कर सकते हैं। योगा के मायने काबू पाने या फिर मुत्तहिद करने के होते हैं, यानी एक ऐसा अमल जो इंसानी तर्ज़ ज़िंदगी को सेहतमंद बनाता है, नफ्स पर काबू पाने के लिए वो मददगार भी साबित होता है। दूसरा ये कि योगा करने से आपका दिमाग भी पुरसकून होता है और दिमागी तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह भी कम होती है। योगा करने से हमारा ज़हनी और जिस्मानी सेहत को बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। वज़न कम करने से पहले आपके लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि वज़न बढ़ता क्यों है। इस हवाले से आज हमने आगाही लेनी है और आपके लिए अहम है, ताकि मुस्तकबिल में आप अपने वज़न को दोबारा बढ़ने से रोक सकें। तो आज हम इसी वाले से बात करेंगे कि योगा से ख़वातीन अपना वज़न कम कैसे कर सकती हैं और इसके ज़रिए हम अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, घरेलू ख़वातीन योगा कैसे कर सकती हैं, और दूसरा ये कि क्या वेट लॉस में और फ़ैट लॉस में क्या फ़र्क है, दोनों टर्म्स किस लिए यूज़ होती हैं, दोनों में फ़र्क क्या है, हमें आइडियली वेट लॉस करना चाहिए या फिर फ़ैट लॉस करना चाहिए, और इस पर आज हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एज़ यूजुअल सलाफ़ नकवी मौजूद हैं, योगा एक्सपर्ट हैं, और आप उनको वैसे तो देखते रहते हैं कि हमें वो योगा करना सिखाती हैं, लेकिन आज हमने उनको स्टूडियो में दावत दी है और एक वो नए अवतार के साथ आई हैं हमारे साथ। और जब भी वो यहाँ पर ख़ास तौर पर आती है ना, तो एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होती है और उनकी, और यहाँ पर आके अभी वो जब बोलना शुरू करेंगे ना तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो सलाफ़, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्लाह के शुक्र, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ आ गई और ज़्यादा मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सलाफ़े बड़ी अच्छी लग रही हैं आप नए अवतार के साथ और नई ट्रांसफॉर्मेशन करके आई हैं आप माशाल्लाह।
ये भी किसी किसी का जिगरा होता है कि वो बिल्कुल। अपने साथ कोई इस तरह की ना नई कुछ यूनिकनेस करे। मुनीबा, आपके अगर हम इंट्रो की बात करें, जो भी आप इस हाँ। सेगमेंट का इंट्रो दे रही थी, उसमें भी कुछ पॉइंट्स मैं नोट हाँ। करी थी जिस पर हम बात करेंगे। ये अभी आपने सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट नोट की, जिगरा क्यों? हाँ क्योंकि अगर तो आपको परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, आप वही करेंगे जो आपको जो अच्छा फील आपको करता अच्छा है, लगता अनटिल अनलेस किसी को नुकसान नहीं दे। True। मैं सिर्फ ये कहती हूँ, इधर अपनी नाक तक ठीक है जो आपने जो करना है, उससे आगे एक सामने वाले की स्पेस होती है। True। अब इससे नुकसान नहीं होता, बस ये होता है मुझे अपना आप देखकर अच्छा लगता है। सही। सो जिगरा मैं कहती हूँ भाई, अगर नहीं भी आप पैदा करें अपने अंदर वो चीज़ के जो चीज़ आपको अच्छा फील करवाती है, क्योंकि स्टिमुलस इतने हैं ना इर्द गिर्द, और वो भी ज़्यादातर स्ट्रेस के। आप देखें बस इन्फ्लेशन हो या कोई भी बात हो रही होगी, स्ट्रेस हर जी, वक्त। तो हाँ। जो चीज़ें आपको इतनी सी भी चीज़ अगर अच्छा फील कराती है, डू दैट। हाँ अब उसमें जो इंपॉर्टेंट बात आप कर रही थी फैट लॉस की, हाँ। फैट लॉस एंड वेट लॉस, अपने अच्छा पॉइंट वहाँ पे उसका जिक्र किया है। वेट लॉस मुनीबा, आप देख लेना, आप फाका कर रहे हैं, आप क्रैश डाइट कर रहे हैं, वेट गिर गया। अब होता क्या है, वाटर वेट शुरू में, उसके बाद आपका मसल मास गिरता है। अच्छा। अब मसल मास असल में आपकी कैलोरीज बर्न करने में आपके लिए आसान होता है। आपने क्या किया, मसल गिरा दिया, उसके बाद जब फैट फिर आपकी बॉडी में स्टोर होना शुरू होगा ना, वो मजीद स्टोर होगा। फैट है ओबेसिटी, जिसे हम कहते हैं ना कि ओबीस है एक बंदा, और ये डिजीज है असल में। इसको डिजीज नहीं समझा जा रहा, लेकिन ये एक बीमारी है, क्योंकि उसके बाद इससे ब्रांचेस निकलती हैं डिफरेंट बीमारियों की, और फिर वो बीमारियां मजीद आपको फैट की तरफ लेकर आती हैं। तो हमने क्या करना होता है, फैट लॉस होता है इरिवर्सिबल, वेट रिवर्सिबल है। आपने एक्सरसाइज की, 1 महीना रिड्यूस कर लिया 10 किलो, बाद में वेट फौरन दोबारा आ गया। हाँ। फैट लॉस में आपकी मसल की टोनिंग होगी, फैट आपका मेल्ट होगा, और उसका सिर्फ सिंपल सा एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ, सब वो अपनी कैलकुलेशन कर लें। हम अक्सर कहते हैं आपकी जो मैक्सिमम हार्ट रेट है, जस्ट लाइक 220 माइनस योर एज, जो भी आपकी एज है, और ज़ाहिर ख़वातीन तो नहीं बताएंगी इस टाइम पे, 220 माइनस एज, एंड देन जो आंसर आता है वो आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट है। इसका 70% आपको लेकर जाना है अपने वर्कआउट में। अच्छा। उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे आप। 70% तक जैसे ही पहुंच जाएगा, मिसाल सिर्फ एक दे रही हूँ कि अगर आपका 170 है, तो इसमें से आप जो 170 आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट है, तो उसका 70% आप निकाल लें, जितना है 130 140 जो भी, उतना आपको ऊपर इसको लेकर जाना है। अब वो आप योगा में करें, पावर योगा में करें, आप मार्शल आर्ट्स में करें, आप फिटनेस में करें, फिर आपका वर्कआउट सही हो रहा है। अब आपका फैट लॉस हो रहा है। ठीक है। वो जो लोग कहते हैं ना इतनी देर करके वापस कैसे आ जाता है, जिन खवातीन का, जिन क्लाइंट्स का फैट लॉस हुआ है ना, उनका इतना ये इरिवर्सिबल है कि 2-2 3-3 महीने की वेकेशन के बाद वो मेरे पास आई हैं, एंड देन लाइक मे बी हम मोटे हो गए होंगे। मेजर किया, फैट होता है मेजर करने से पता चलता है कि आपके इंचेस में आपने कितना लूज किया। दे वर लाइक आधा इंच भी मुश्किल से बढ़ा है। अच्छा। 2-3 महीने अच्छा खासा खा पी के, बिकॉज फैट इतनी जल्दी तो स्टोर नहीं हो सकता, वो हमने सालों लगाए होते हैं जी। एंड हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक चीज पे सालों लगाए होते हैं, उसको वेट और लाने हम में कम, और हाँ, कहते हैं अब एक जल्दी रात के अंदर में इसको हो जल्दी जाए कर कम। दो, सही कर दो। सो ये स्लो प्रोसेस है, स्लो ही होना चाहिए। ठीक है, नई मतलब हमें फैट लॉस करना चाहिए, वेट फैट लॉस लॉस नहीं करना चाहिए। और मुनीबा, न्यू रिसर्च के मुताबिक आपको अपना बॉडी का जो टोटल आपका बॉडी वेट है, अगर आपने उसको रिड्यूस भी करना है, तो सिर्फ बॉडी का 10% एक साल में आपने अच्छा, उसको करना है। 10%? 10%। और वो कई दफा कुछ लोगों का जितना वेट कम होगा वो 0.5 यानी हाफ kg बनेगा 1 महीने का। ओके। या कुछ का 2 किलो बन जाएगा, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इससे ऊपर जब हम एग्रेसिव होकर जाते हैं तो हमारी बोन्स वीक होना कैसे, मतलब आजकल तो सिर्फ ये क्रैश डाइट्स, कीटो डाइट्स, पता नहीं कौन कौन सी डाइट्स चल रही हैं, जिसमें आपका 2 महीने में 10 किलो वजन कम, 15 किलो वजन कम, 20 किलो वजन कम, इवन दो के कहते हैं जी अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद आपने देखा है कि फिर बाल गिरना, स्किन खराब, और सबसे पहले किसी भी चीज़ के खराब होने से पहले मेंटल हेल्थ आपकी खराब होती है। वो लोग स्ट्रेस में आते हैं। ओके। आपके खाने का ताल्लुक जो है ना, जो आपका गट है, उसका सेरोटोनिन से भी बड़ा ताल्लुक है कि वो आपका एक हार्मोन है जो आपको खुशी दे रहा है, राइट? हैप्पीनेस। अब आपने खाना नहीं है या खाना रोक दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अब आप सोचे, आप कोई कैदी तो है नहीं जी। आपने अपना खाना बिल्कुल रोक दिया, दिमाग को पता है अब उसे खाना चाहिए, बिल्कुल। खुशी होती है, हम खाना खाते हैं, इमोशनल ईटिंग एक हद तक। हाँ। अब आपने खाना रोक दिया, स्ट्रेस, मूड स्विंग्स, एंगर। फिटनेस में उसको कहती हूँ कि आपके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, आपका फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट बड़ा अलाइन हो। आप एक कामिंग और सूदिंग बंदे हैं, आपको फौरन से गुस्सा नहीं दिलाया जा सकता। अब होता ही है कि ख़वातीन में स्पेशली इतने हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। आप जब क्रैश डाइट करते हैं,
हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ मजीद वो जाती हैं, उससे फिर बाल गिरना, स्किन खराब होना, मूड स्विंग्स, एंगर, ये मजीद एक विशियस साइकिल है जिसके अंदर आप घूमते रहोगे। अब ये हो रहा है शॉर्ट टर्म गोल। अच्छा, फिटनेस लाइफस्टाइल है, फिटनेस आपका शॉर्ट टर्म गोल नहीं है। हमारे वो देखते हैं, मैं एड्स भी चलते देख रही होती हूँ यार, कि ये कैसे हो रहा है, 10 किलो कम करें 1 महीने के अंदर। तो मैंने कहा हो तो जाएगा शायद, लेकिन उसके वेट के साथ साथ जो कुछ जा रहा है ना, वो क्या क्या, अब जैसे आप हड्डियों की बात कर रही हैं, हड्डियां बोन्स के आपकी हवाले से, कमजोर, इंजरी आपको ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, आप इतने फ्रेजाइल हो जाएंगे। इंसान को अल्लाह ने मजबूत बनाया है, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ चल रहा है तो उसको until unless किसी को कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन और आर्थराइटिस है आ रही है, तो तब हड्डियां आपकी कमजोर होती हैं जी, और वो भी आफ्टर 40 या 50 होता है। बिल्कुल। और अब क्या हो रहा है, आप यकीन करें मुनीबा, मैं अक्सर अपनी क्लाइंट से बात करती हूँ, मुझे अफसोस होता है कुछ चीज़ों पे, स्पेशली अब हमारी जो जनरेशन आ रही है, मैं उनको मजाक से कहती हूँ ये कागज़ वाली जनरेशन है, बिकॉज दे आर कागज़। मैं उनको एक्सरसाइज कराऊँ तो अभी 10 मिनट हुए होंगे एक्सरसाइज को, वो सही में फ्लोर पे गिर के हमारा ऐसा क्यों, उनकी डाइट डिफरेंट है और उनको शॉर्ट टर्म गोल बताया गया है, और साथ मसल मास गिरा दिया है, आपके हड्डियों को प्रोटेक्ट क्या करेगा। एग्जैक्टली, फैट एक हद तक जरूरी है ताकि बॉडी का एक कुशन है, वो जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं कि इसको हमने पालना है। अब अगर किसी को कैलकुलेशन नहीं पता, हर कोई एक्सपर्ट नहीं है, कैलकुलेशन आपको नहीं पता, आपने सिर्फ डेली के 20 मिनट्स और 15 मिनट्स अपने आप को दे दें। डेली एक्सरसाइज बेशक कर लें, 6 दिन एक्सरसाइज कर लें, 1 दिन ब्रेक लें। क्या करें? अब उसके अंदर आता है योगा। आपने अगर वर्कआउट, अगर आप चाह रहे हो कि आपका फैट थोड़ा सा जल्दी रिड्यूस हो, आप पावर योगा, यानी अक्सर मैं सेगमेंट्स में भी सिखा रही होती हूँ, जैसा कोबरा टू चाइल्ड्स पोज। अब वो आपका एक फ्लो बनता है, वो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी आपकी अच्छी होती है, उसमें हार्ट रेट ऊपर जाता है, आप सन सल्यूट करें, मुसलसल एक मूवमेंट चल रही है। आप हिट वर्कआउट जिसे HIIT कहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, बस 10 मिनट्स, 20 मिनट्स और 15 मिनट्स। अगर किसी दिन आपका वर्कआउट का दिल नहीं है, या आप थके हुए हैं, या आपको लग रहा है आपको क्रैम्प्स हैं, प्लीज एक्सरसाइज मत करें, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ आ जाएं। उस टाइम आप इंजरीज के लिए प्रोन है। अक्सर होता है, मोटिवेट करते हैं लोग, नहीं 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 कुछ नहीं होता, ये इसलिए हो रहा है। मैं कहती हूँ अपने आप को एक हद तक पुश करना मैं मानती हूँ। एक्सरसाइज अगर आपको स्ट्रेस दे रही है तो समथिंग इज रॉन्ग। आप हेल्दी दिख रहे हैं, क्या आप खुश हैं अपनी लाइफ से, स्ट्रेस कभी भी कम नहीं होगा। सही, कि जो चीज़ें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप उसको फेस करने के लिए मजबूत हैं, जिस्मानी तौर पे एंड जहनी तौर पे। अब आप देखो हमारी जनरेशन के अंदर कितनी एंजाइटी है, छोटी छोटी बात पे, जिसपे कई दफ़ा हम गुजर जाते हैं, बहुत सारी बातों पे उनका दिल घबराना शुरू हो जाता है। और छोटे छोटे प्रॉब्लम, उनके प्रॉब्लम्स हैं वो उनके लिए, लेकिन जब वो मुझे बता रहे थे, मैं उनको ये तो नहीं कह सकती कि बेटा हम तो आपके, ये नहीं कह सकते हमारे टाइम में ये था, लेकिन मैं कहती हूँ कि इसकी ट्रेनिंग हो सकती है। अब ये हम लोगों को सीरियस लेना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने कजन्स के लिए, अपनी फैमिली, अपनी अम्माओं के लिए स्पेशली। मैं हमेशा कहती हूँ जब मेरे पास 70 साल की 75 साल की ख़वातीन एक्सरसाइज कर सकती हैं ना, और वह रमज़ान में भी एक्सरसाइज करती हैं, तो फिर हर कोई एक्सरसाइज कर सकता है। सही। बच्चों को तो आप ज़रूर मार्शल आर्ट्स, योगा, इन चीज़ों में ज़रूर लेकर आएँ, ताकि वो एक अच्छा शहरी बेचारा बने। क्योंकि आप जो उसको दिखा रहे हैं वो स्ट्रेस है। आप जो उसको फिटनेस की चीज़ क्या दे रहे हैं, बेटा पेट अंदर कर, कैसे होगा? वो क्या करते हैं, इंटरनेट से देखा, 2-4 चीजें पकड़ी, कर ली उन्होंने, क्रैश डाइट करना शुरू कर, वो फिर आपके पास हल वही बचता है, रिजल्ट नहीं आ रहा, 1 महीने से तो एक्सरसाइज करी, मोटी हो गई। अब ये नेगेटिव लफ्ज छोड़ दें लोगों के लिए, अगर कोई कर रहा है अप्रिशिएट करें कि भाई बड़ी बात है, और फिटनेस को रॉकेट साइंस ना बनाएं। ठीक है, वो इतना मुश्किल बना दे, क्योंकि बिजनेस इंडस्ट्री है, जाहिर है सबने अपना अपना रिस्क कमाना है, बट रियलिस्टिक अप्रोच अब अपनाएं, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स भी बहुत तेज हैं। अब वो पहले से पढ़ के आ रहे होते हैं, वो हमें बता रहे होते हैं, लाइक देखें मैक्सिमम हार्ट रेट क्या है मेरा, मैं कहती यार इनको हमसे ज़्यादा पता है, एंड इट्स गुड। पर कुछ अब अवेयरनेस आ भी रही है। सही, ज़्यादातर लोग अब कहते हैं यार रिलैक्स होना है, स्ट्रेस रिलीज करना है, तो ये अगर आपका स्ट्रेस रिलीज होगा, आपका वेट लॉस, फैट लॉस खुद ही होना शुरू हो जाएगा। नहीं तो योगा फिर किस टाइम करें, सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, रात के वक्त, कब करें? आप देखें सबकी लाइफ अपनी अपनी इस तरह बिजी इतनी हो चुकी है मुनीबा, आपने सुबह सुबह उठना है, ऑफिस के लिए भागना है, राइट, मेल्स हैं उनकी जॉब, डेस्क जॉब है, फौरन भागना है। अब सुबह सुबह अगर आप 10 मिनट स्ट्रेचिंग कर सकते हैं कर लें, अदरवाइज जब आपको ब्रेक मिलती है, जब आप एक्सरसाइज कर सकें तब करें, अदरवाइज घर जाकर सिर्फ रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज करें। अब जैसे आप रिलैक्स होने शुरू होंगे उसमें कार्डियो ऐड कर दें। सिर्फ आपने माइंड को उस टाइम पे थोड़ा सा ब्लफ करना होता है, बिकॉज वो आपको एक तरह से धोखा दे रहा था कि नहीं थके हो, अभी नहीं हो सकता। हाँ। उस टाइम जो पहले कि सिर्फ रिलैक्स होने के लिए एक्सरसाइज करनी है, दैट्स व्हाट आई डू। ओके, हमेशा दिल नहीं कर रहा होता आज भी, क्योंकि थके आप इतना काम कर रहे हैं,
तो रात के टाइम पर या 8 बजे 9 बजे कुछ भी, सिर्फ आपको खाना खाए हुए 2 घंटे होने चाहिए बस। सही, खाने के ठीक साथ है। एक्सरसाइज नहीं करनी। वो आपने एक्सरसाइज अपनी 15 मिनट से स्टार्ट की, बॉडी आपकी कुछ अरसे बाद खुद ही क्रेव करेगी। उसके बाद आप खुद ही मैट पर जाके खड़े होंगे कि नो आई नीड दिस, मुझे तो नींद भी इससे अच्छी आती है, मेरे तो ख्यालात जो नेगेटिव एक अप्रोच थी वो पॉजिटिव साइड पे चली गई। सो फिटनेस एंड योगा आपके साथ लाइफ में ऐसे ऐसे वंडर्स कर सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ जिसको जो चाहिए उसमें से उसको वो मिल जाता है। हाँ, लेकिन अगर गोल सिर्फ यह है कि पतले होना है, पतले होना है, पतले होना है, तो वो फिर कमज़ोर होना है। सही, स्ट्रांग होना है, यहाँ से मेंटली फिट होना है एंड फिजिकली फिट होना है। हमारी जनरेशन पे स्पेशली मैं कहती हूँ ज़्यादा ध्यान दें आप, उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में, आउटडोर गेम्स नहीं है, ना ही हालात है वो वाले। गैजेट ज़रूर यूज़ कराएं, बहुत स्टिमुलस है, वो भी इतना नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उनके साथ मैं हमेशा कहती हूँ माएँ खुद अगर आप एक चीज़ करेंगी तो आपका बच्चा वो चीज़ करेगा, आपके कहने से उसे कोई असर नहीं होने वाला। बच्चा सिर्फ इमिटेट कर सकता है चीज़ों को। ज़्यादा किड्स की ही एक शिकायत आती है कि ये क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करता। आप करती हैं तो वो हमारा तो काम होता है। जब आप वक्त नहीं निकाल पा रहे तो बच्चे को कैसे सिखाओगे कि टाइम मैनेजमेंट क्या होती है। सो जो आपने करना है, योगा की तरफ स्पेशली फीमेल्स को, मेल्स को आना चाहिए जो स्ट्रेस वाले हालात हैं। फैट लॉस, वेट लॉस आपका आराम से हो जाएगा। सिर्फ ये कैलकुलेशन याद रख लें कि 1 साल में टोटल आपका जो बॉडी वेट है उसका आपने 10% कम करना है। आप उधर ही रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद आप सिर्फ वर्कआउट करना शुरू करें, बॉडी खुद जब टोनिंग की तरफ जाएगी, रिजल्ट देना शुरू करेगी किसी के कंपटीशन में आए बगैर। यहाँ असल में एक कंपटीशन आता है, फलाने तो 10 किलो कम कर लिए, फलाने तो। आपकी बॉडी डिफरेंट, आप डिफरेंट पैदा हुए थे, आप यूनिक हैं, तो आपका बॉडी सिस्टम हो रहा है, मेडिकल कंडीशंस भी हो सकते हैं। सो जस्ट रिलैक्स, 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स अपने आप को दे दें। इतना टाइम हर किसी के पास होता है दिन में इतना टाइम, क्योंकि अभी देखें 2 घंटे तकरीबन हर किसी के पास नेटफ्लिक्स के होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हर किसी के पास रील्स के होते हैं, अभी उठते हैं ये चीज हो रही होती है। अक्सर मैं क्लाइंट से पूछती एक्सरसाइज से पहले क्या कर रहे थे, और वो बेचारी सच बताती है मुझे, ऑनेस्ट है। फिर उनकी क्रिकेट भी लगती है इस बात पे, लाइक हम रील्स देख रहे थे और कितनी देर से, 1 घंटा पहले। अच्छा, पता है ना आप एक्सरसाइज करनी है। आई वाज लाइक फिटनेस मींस एक्टिव लाइफस्टाइल। बेड पे नहीं चले जाना फॉरन एक्सरसाइज करके, सारा दिन घूमो फिरो, एक्टिव रहो। रात के टाइम जब सोने का टाइम है, हाँ आप आराम से आप कर सकते हैं। हाँ, मगर उसमें भी चाइल्ड पोज करके सोएं, आपकी बॉडी को अलाइन करेगा। अच्छा, मेडिटेशन करके सोएं कि सारा दिन का जो एक त्रैश है ना, जो आपकी एनर्जी में आया, वो नेगेटिव चार्ज उतरे। रिलैक्स होकर ग्रेटफुल रहकर सोएं और ग्रेटफुल रहकर उठें कि अच्छा अल्लाह का शुक्र है कि आज एक नया दिन है, नई जिंदगी। गोल नहीं ना सेट करेंगे ना फिटनेस का ना लाइफ का, तो फिर यही होता है कि आप कुछ दिनों बाद एकदम ऑफेंड हुए अपने आप से किसी की बात से, उसके बाद क्रैश डाइट शुरू कर दी बिकॉज आप इमोशनली हाँ वीक हो गए हैं। तो ये चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा हर हाल में। तो योगा के थ्रू भी आप इजीली जो है ना अपना वेट मैनेज कर सकते हैं, वेट कम मैनेज भी कर सकते हैं, फैट लॉस भी कर सकते हैं, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी लेकिन होती है। अब जैसे आपने कहा कि योगा अब जैसे आपको स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली ये अलाइन करता है। अब जो स्कैटर्ड हैं, जिनके अब ये अलाइन नहीं है, तो वो क्या करें फिर? वो सिर्फ सिंपल मेडिटेशन से स्टार्ट करें एंड चाइल्ड्स पोज से स्टार्ट करें कि आपने रोजाना 2 से 3 दफा 30-30 सेकंड के लिए चाइल्ड्स पोज करना है। आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं भी है, अगर फर्ज आपको लगता है काव्स आपकी बिल्कुल आपकी थाइस के साथ नहीं जुड़ी, आप कोई कुशन रखेंगे और सामने भी पिलो रखेंगे, सर अपना उस पर रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कुशन हटा दें। ये करते करते फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, आपको एक्सरसाइज की आदत पड़ेगी, और जो स्कैटर्ड थॉट्स या आपकी पर्सनालिटी शैटर्ड भी है किसी वजह से, वो एक तरह से गैदर आप खुद को करना शुरू कर देंगे और एनर्जी आपके लाइन होना शुरू होगी। बट यू नीड टू थिंक पॉजिटिव कि आप कर रहे हैं, अप्रिशिएट करें अपने आप को सबसे पहले। किसी की अप्रिसिएशन नहीं चाहिए आपको एक्नॉलेजमेंट दूसरे दे रहे हैं, बड़ी बात है, आजकल ये मिलना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसका वेट ना करें। आपने क्या करना, वेट लॉस अपने लिए करना है, ये नहीं कि कोई कहेगा कि ओहो आपने वेट लॉस किया है। जस्ट रिलैक्स। ठीक है जी, सुलाफे नकवी हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच सुलाफे फॉर कमिंग हियर। और हम बात कर रहे थे किस तरह वेट लॉस, फिटनेस अगर आपने और मेंटली अगर आपने बेहतर रहना है तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, अपने वेट का, अपनी फिटनेस का खास तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।